कि जीएसटी रिफॉर्म्स के मोर्चे पर सरकार ने एक बड़ा कदम रखा है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें अब देश में दो जीएसटी स्लैब्स हैं मुख्य तौर पे। एक है 5% का और एक है 18% का। 12% वाला स्लैब और 28% वाला जो स्लैब है उसको खत्म कर दिया गया है। और इससे हुआ ये है कि बहुत सारे सामान जो हैं वो सस्ते हो गए, आम आदमी को राहत मिली है और शेयर बाजार पर भी इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस समय मौजूद है, सुनील सुब्रमण्यम जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट है। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब इस तक को अपना समय देने के लिए इस खास मौके पर। नमस्कार नमस्कार। बधाई सर हो क्या आपको भी। सर बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन कैसा लगा आपको ये वाला कदम और ये जितना फास्ट ट्रैक पे हुआ उस पे आपके कमेंट्स? तो पहले हमें कहना चाहिए थैंक यू एक ही व्यक्ति को इसके लिए। और उसका नाम गेस करने से अगर आप नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो वो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है। या क्योंकि जैसे आपने कहा 2 दिन की मीटिंग थी, एक दिन में खत्म हुआ। स्टेट्स राज्य इसके पहले हमारी नुकसान के बारे में बात कर रहे थे, सब हाथ मिलाकर उन्होंने दस्तखत कर दिया इसमें कि गो अहेड। क्योंकि एक जो सामने मुसीबत ट्रंप ने रखा है 50% टैरिफ का, उसका देश जवाब करारा दे रहा है इसके थ्रू। और एक यूनानिमिटी है, कितने अपना शॉर्ट टर्म की लॉस के बारे में नहीं सोचा, देश की तरक्की आम आदमी की तरक्की के बारे में सोचा। और इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि आप ये स्टेप बाय स्टेप देखिए। क्योंकि पहले उन्होंने इनकम टैक्स कटौती की थी बजट में फिजिकल तौर पर, फिर नए रिजर्व बैंक गवर्नर आए, एकदम मालामाल 100 बेसिस पॉइंट रेट कट, सीआरआर कट, लिक्विडिटी इन्फ्यूशन सब। अब ये तीसरा जो जीएसटी का था, तो ये सब देखे ना। एक चीज रजत जी आपको याद होगा कि पोस्ट कोविड के बाद ही जो हमारे देश में हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है 6 6.5 पे बढ़ रही है, मगर ग्रोथ बहुत पोलराइज्ड था। पोलराइज माने खाली टॉप 10% के लोग 60% इनकम को हासिल कर रहे थे, पर आम जनता को ज्यादा परकोलेट नहीं हुआ ये इनकम। और इसीलिए कंजम्पशन भी देखे, महंगी चीज का ज्यादा हो रहा था, आम जनता की चीज में एक दिलचस्पी नहीं थी उनमें खरीदारी करने की। कंज्यूमर सेंटिमेंट अफेक्ट हो गया था। तो मिडिल क्लास की ये दिक्कतें समझ कर ही उन्होंने इनकम टैक्स की जो राहत दी थी, वो यही सोच था। मगर देखा कि उसके बाद भी लोग सेविंग्स को प्रेफर कर रहे थे, कंजम्पशन नहीं। इस पिछले 4 5 महीने में देखा, अप्रैल से लेकर जब ये नई टैक्स रेट लागू हो गई, तो एक जो धक्का चाहिए था कि लोगों के मन नहीं, में। वो सेविंग्स में जो कर रहे थे वो भी तो बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में जा रहा है पैसा, बैंक से निकल निकल के उसमें भी पैसा नहीं बन रहा, उसमें भी पैसा उजाड़ रहे हैं। तो पैसा उजड़ रहा था, विदेशी ताकतें पैसा लिए जाए, जेन स्ट्रीट आए पैसा दे दनादन छाप के भाग गया। और हमारे यहाँ पर रिटेल बेचारे 90% नुकसान करके बैठे हुए। तो इससे अच्छा तो खपत ही बढ़ा दो, खाओ पियो ऐश करो। करेक्ट। और वही ना, तब वो जब ट्रंप ने ये किया तो गवर्नमेंट ने ये मौका चुना कि अब, क्योंकि इसके क्या हो गया कि एक अच्छी बात हुई थी कि एसएनपी ने भी अपग्रेड कर दिया। तो फिजिकल तौर पर जो डर था, वो भी एक तरफ से एसएनपी की जो एक कंफर्ट मिल गई थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा तो ज्यादा फिजिकल डिफिसिट को कम कराने के बगैर क्यों ना हम लोगों के हाथ में पैसा दे कि कंजम्पशन बढ़े। और ये बहुत फार रीचिंग है, एक एक डिसीजन है। मैं क्यों कहूंगा कि देश में दो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, एक नहीं। एक है मास कंजम्पशन की, दूसरी थी प्राइवेट कैपेक्स की। अब प्राइवेट कैपेक्स क्यों नहीं बढ़ रही थी? बिकॉज मास कंजम्पशन नहीं बढ़ रही थी, तो कैपेसिटी जो ऑलरेडी क्रिएट किया था वो उसी लेवल पे अटक गई। तो इसके कारण अब कैपेसिटी जो बढ़ेगी ना, यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो प्राइवेट कैपेक्स को एक बहुत बड़ा धक्का मिलेगा। तो मेरे लिए ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कहते हैं ना, एक डिसीजन का, खाली डायरेक्ट कंजम्पशन के ऊपर अभी मत देखिए। देश की तरक्की में, जीडीपी में जो भी असर आने वाला था टैरिफ के कारण, उसको ये कम्बैट करने की ताकत इस जीएसटी के डिसीजन में है। और दूसरी बात मैं ये अभी कहूंगा कि अगर आप देखें तो ये बहुत सोच समझ के भी उन्होंने किया है। यानी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दिया है उन्होंने। जैसे देखिए, प्रोटीन आइटम जैसे पनीर, उसमें तो जीएसटी को एकदम कम करा या हटा भी दिया। ये और तो शुगर पराठों पराठों में भी तो 0% है सर। हाँ हाँ, कौन सा? 0% पराठों पे कितने हैं? पराठा में भी जीरो, करेक्ट। तो ऐसे तो फिर तो वो तो मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं वो सस्ती हो गई। हाँ इसका ही मतलब निकल के गया। वैसे पिज्जा पे भी सर, ना, विदाउट भी। पिज्जा ब्रेड के ऊपर भी 0% है, मिठाइयों पे 5% है, सब कुछ ही कम कर दिया, पनीर बादाम खजूर नहीं नहीं, मिठाई। अगर अगर ये करेंगे ना तभी लोगों को महसूस होगा कि मेरे जिंदगी में पराठे एक। पे 5% है वैसे सर, हमारी गलती। इसमें
पराठे में 5%। पराठे में 5। वो पंजाबी ज्यादा खाते हैं तो फिर वो थोड़ा ध्यान से देना होगा। शुगर बेस्ड ड्रिंक्स के ऊपर उन्होंने बढ़ा दिया, उसको सिन टैक्स लगा दिया। हाँ। तो वही वही मेरा एक मैसेजिंग भी है इसमें कि देश की हेल्थ के बारे में भी अच्छी खबर। दूसरी है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि हर पेनिट्रेशन इतना कम है उधर कि कुछ ना कुछ उस पे 18% लग रहा था। आई मीन इट वॉज वेरी अनफेयर ना। मैं अपने हेल्थ की सोचूं तो गवर्नमेंट को क्यों उसको टैक्स बनाना है? तो ये भी एक बहुत लैंडमार्क मूव है जो कि अपने इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बहुत बढ़िया से बढ़ा सकती है। और ये भी देश के लिए अच्छी है ना, जितना लोग इंश्योरेंस ले उतना तक बर्डन ऑन द फैमिली कम होगा ना, उनका जो भी अगर कुछ होता है। तो मेरे लिए बहुत सोच समझ के और सभी का समर्थन बनाकर इसको आगे लेके गए ना, वो बहुत उम्दा खबर है। मगर मार्केट के बारे में अब पूछेंगे मुझसे, मगर एक चीज है जो है कि क्या ये लैंडमार्क रिफॉर्म जो बजूका कह सकते हैं एफआईएस की रुख को बदल सकती है? आपने देखा कि इवन अगस्त 15 के अनाउंसमेंट के बाद भी अभी भी डेली बेसिस पे एफआईएस सेलर्स ही है। तो उनके मन में जो चेंज हो बात करते हैं हम, मगर वो होना है। अगर मार्केट को एक अच्छी ऊंचाई के लेवल पर पहुंचना है तो एफआईएस को वापस आना होगा। और इसीलिए हमें उन चीजों को देखना है जो इससे एफआईएस रीड करेंगे। वो एफ आई का जिक्र आपने किया तो सुबह सुबह ना मैं ये सारे इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स जो वो दिन दनादन पढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने कहा भैया कोई ऐसी हो जिसने कुछ भी नेगेटिव लिखा हो। तो यूबीएस, बर्नस्टीन, उसके बाद सीएलएसए, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, सब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते, खरीदता कोई है नहीं। सब पर पॉजिटिव बोली जा रहे हैं। मतलब इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं और ऊपर से तो नीचे कर दिया मार्केट आज। खुले ऊपर थे, चले गए नीचे। सर ये सारा करेक्ट। पास थ्रू हो जाएगा क्या? ये जितना भी जैसे जीएसटी कट हो रहा है, कंपनियों में इतनी क्षमता है कि पूरा जीएसटी को पास थ्रू कर दें बेनिफिट को? क्योंकि वो मुद्दा इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। जैसे इंश्योरेंस आपने बताया, अभी वही बात करेक्ट। हुई थी। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी ये बोला कि इनपुट टैक्स का मुद्दा तो है ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि कंपनी इसको कैसे ऑफसेट करेंगे, पूरा का पूरा तो नहीं ना वो पास थ्रू कर सकती। करेक्ट, वो नहीं होगा, स्पेशली आपने जहाँ पे जीरो कर दिया ना, हाँ। तो वहां पे जरूर आपको पूरा जो पुरानी जीएसटी और अब का जो डिफरेंस है वो पूरा पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि कंपनी भी अपनी हालत के बारे में सोचेगी ना। तो डेफिनेटली ये मोर एक सेंटिमेंटल मैं कहूँगा, एक्चुअल रियलिटी में दाम उतने नहीं कटौती होगी जितनी कि आप जस्ट जीएसटी के डिफरेंस से लेके जाएं। हाँ। और ये स्टॉक मार्केट के लिए बुरी खबर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ईपीएस ग्रोथ के लिए वो मार्जिन भी प्रोटेक्ट करना है ना। तो एक है देश की भलाई, दूसरी है स्टॉक मार्केट वाली कंपनियों की भलाई। तो मैं मानता हूं कि सोच समझ के करेंगे, और पूरा का पूरा बेनिफिट कस्टमर को जाना नामुमकिन है, क्योंकि कंपनीज दबाव में है। उनको भी टैरिफ का दबाव भी है एक तरफ जो उनको काउंटर करना है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा, बट एक 50-50 भी स्प्रेड सोचिए तो अच्छी बात है ना। पर डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं ना वो सही है कि ये पूरा बेनिफिट डायरेक्टली, बट इन सर्टन सेगमेंट जहां पे ओवर सप्लाई है, लाइक समझे गाड़ी में मैं मानता हूं कि ये पास ऑन हो जाएगा। नहीं, पर गाड़ी में भी एक वो है, वो अभी ये बात हुई थी कि डीलर्स की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो पहले जो इन्वेंट्री बना के रखी हो उसका क्या, ये तो बहुत फास्ट ट्रैक पे काम हो गया ना, 15 दिन के अंदर अंदर ही। एक तो वैसे ही ग्राहकों ने अपना हाथ खींच लिया है कि त्योहारी सीजन में ही खरीदेंगे, गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं। दूसरा, करेक्ट। पिछले इन्वेंट्री कैसे बेचेंगे डीलर, अब ये समस्या खड़ी हो गई है। नहीं मगर वो डीलर तो लिस्टेड नहीं है ना भैया स्टॉक मार्केट में। तो डीलर्स ही तो बेचेंगे अल्टीमेटली, पुरानी कारें डीलर्स कैसे सस्ते में डीलर्स पे बेचेंगे। प्रेशर आएगा, उनको थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आएगा डीलर्स पे, बट कंपनी ऑटो कंपनीज के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वंस डीलर पे पास स्टॉक भेज दिया, उन्होंने हाँ। इन्वॉइस कर दिया, तो ठीक। वो तो फिक्स हो गया। करेक्ट। तो डीलर में थोड़ी नाराजगी होगी, बट ठीक है, एक लोअर प्रॉफिट मार्जिन पे स्टॉक को हटा देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आता है ना उसमें। Yes. तो यस, सर्टन सेगमेंट, बट मेरे लिए वो क्या है कि स्टॉक मार्केट के लिए उतना खोरा नहीं है, क्योंकि कोई भी डीलर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है ना। तो बड़ा तो ये नहीं, एमएसएमई सेगमेंट में आते वो हैं। है, एक तो है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एक है ऐसी कंपनी, क्या क्या ओके, मुझे याद नहीं, बिकॉज प्रीमियम डीलर। कार सेगमेंट में। हाँ जी। पर सर आपको फिर कौन से सेक्टर्स पहुंच लेना है? तो मतलब सब कुछ ही, खाने पीने की चीजें, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हेल्थ केयर वाली, दवाइयाँ, 33 दवाइयाँ, बहुत सारी चीजों के ऊपर, कारें, हम्म। एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऐसा लग रहा है कि सब सब कुछ ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें आप कैसे फाइंड आउट करें कि भाई अब अगली जो तेजी बनेगी तो कौन से सेक्टर्स आपके फोकस में हैं? तो मैं देखूंगा कि एक चीज मैं रजत ही मांगूंगा, मैं आज कॉन्ट्रा हैट पहनूंगा जो हवा में चल रहा है। अच्छा।
कम अलोकेशन, ऐसा नहीं कि किसी को इग्नोर करूंगा मैं, ठीक है। अरे पहली बार बोला वैसे आपने, आप हमेशा ऐसे बोलते हो कि भैया अभी ये है तो ये भागेगा, चाहे नहीं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव भाग रहा हो। जैसे बजट में आपने सीमेंट बोला था कि सीमेंट की हाँ बारी आएगी अब। हाँ, हाँ, तो खपत से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में पूछ रहा था मैं आपसे, तो आपने मेरे को याद है कि पिछली बार बोला था कि सीमेंट पे ध्यान रखना, फिर अब तो करेक्ट आज फिर आप बोल रहे हो कि जो ये जो चीजें इनसे हटकर कुछ और होगा मार्केट में। करेक्ट करेक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि बात क्या है, मैं बता रहा हूँ कि एक तो है, अगस्त 15 के बाद ही आपको कंजम्पशन में एक तरह की रैली शुरू हो गई थी। हम्म। तो समझिए कि ये जो इम्पैक्ट है उसका 60-70% तो ऑलरेडी प्राइस में है। अब बाकी का जो रनअप है वो बाकी का 20-30 है। और वहां पे भी हमें देखना है कि कंपनीज कैसे इसको हैंडल करती है, राइट। कितना वो कंप्लीटली पास ऑन करेगी वॉल्यूम के चेसिंग में, और कितना अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अप डाउन करेगी। और इसमें बीच में कंपटीशन होगी। तो अगर आप सेक्टर को खरीद रहे हैं तो एक विनर और एक लूजर तो बनता है। तो इसलिए वहां पर मुझे अभी फ्रेश अपसाइड कंजम्पशन में उतना नहीं दिखता है। दिखता है थोड़ा, मगर उतना नहीं। मगर तेजी कहां पे आएगी, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा तरीके से बात करूंगा आपसे, ओके। तो पहली कॉन्ट्रा मेरे लिए है सिन गुड्स। सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, फंड मैनेजर बन के एक बार देखना चाहिए म्यूचुअल फंड में, मतलब काम करके पता तो चले कि ये होता क्या है। सिन गुड्स कहाँ से आ गया आपके रडार पर? 40% का क्योंकि टैक्स लगा दिया। उसका इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, ये है इन इलास्टिक गुड्स, यानी इसके दाम कितने भी हो, क्योंकि ये इच्छे वाली चीज है। लोग खरीदेंगे ही, दाम भले ही बढ़ जाए, वो खरीदते रहेंगे। मगर मार्केट में इनके लिए सिन के कारण नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सिगरेट को लीजिए, हाई महंगी गाड़ी लीजिए, मोटरसाइकिल लीजिए, बुलेट 350 वाली मोटरसाइकिल लीजिए, या कोका कोला जैसे कार्बोनेट के, ये सब एक एडिक्शन है, एक हैबिट होती है। और लग्जरी। देश में पैसा इन्हीं के पास है, क्योंकि पोलराइजेशन की बात अभी कहने, इनके पास इतना इनकम है कि ये जितना 10%, 12%, 20% इसके दाम बढ़ने से वो कुछ अपने खर्चे को कम नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि मार्केट में जो भी नेगेटिव रिएक्शन होता है, ये इस तरह की गुड्स, और गवर्नमेंट भी क्यों इसके ऊपर हाथ लगा रही है, उनको पता है कि ये अल्टीमेटली ग्रो होगी और गवर्नमेंट की इनकम भी बूस्ट होगी। तो ये एक, और आपको याद होगा सालों से सिगरेट के ऊपर हर बजट में पहले लगाते थे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फटाफट फटाफट, बट सिगरेट की कंजम्पशन क्या कुछ कम हुई? बिल्कुल नहीं। तो मेरा मानना है कि ये जो सिन वाली सेगमेंट है, मुझे बहुत एक रेजिस्टेंट है टू प्राइस इंक्रीसेस, उसी को कहते हैं प्राइस इनलेस्टिक। और आज जो भी यहाँ पर आज कल में जो करेक्शन इधर आते हैं, उधर मैं जाके खरीदारी करूंगा। मुझे ये बहुत बड़ा तो कॉन्ट्रावेट। प्राइस इन इलास्टिसिटी एक हाँ हाँ, प्रिंसिपल है, और ये अब इलास्टिक माने आपने दाम बढ़ा दिया तो डिमांड घटती है। हाँ, यहाँ तो डिमांड, चाहे जहां तो रबर डिमांड रबर रबर बढ़ेगी। की तरह इलास्टिक होती है, ये इन हाँ। इलास्टिक है। हाँ, जितना भी दाम बढ़ाओ उसका डिमांड घटता नहीं है। घटता नहीं है, सही। तो ये एक मेरे लिए वो बड़ा कॉन्ट्रा बेट है जो मैं करूंगा। सेकंड कॉन्ट्रा मेरे लिए है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्योंकि अभी इमीडिएट में आपको एनबीएफसी चलेगी, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम में वही जाके 0% ईएमआई देंगे, और बैंक्स भी उधर शामिल होंगे। ये उनका तो दौड़ेगा, शॉर्ट टर्म में दौड़ेंगे। मगर इसका, इस डिसीजन का ओवरऑल इम्पैक्ट देखे तो मेरा मानना है कि लोगों में जो माहौल बदलेगा ना, उस माहौल में कंजम्पशन बढ़ेगी। तो जो एक मैजिक फिगर होता है 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश का, वो पार करने की आशा अभी इस साल के अंदर ही होने की आशा है। अगर वो हो जाती है तो प्राइवेट कैपेक्स की जो एक ग्रोथ होगी, राइट। और प्राइवेट कैपेक्स की ग्रोथ में क्या होता है कि अब तक गवर्नमेंट कैपेक्स से चली है कैपेक्स की स्टोरी। तो क्या होता है, सीमेंट, स्टील, जो रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, वैसी वाली काम है। पर जब प्राइवेट कैपेक्स होता है तो मैन्युफैक्चरिंग की चीज है, तो इंजीनियरिंग गुड्स और इंडस्ट्रियल्स सामने आएंगे, क्योंकि ये इंफ्रा पैक में है, इनमें थोड़ा बहुत ऑलरेडी एक दाम है। मगर अल्टीमेटली इस प्राइवेट कैपेक्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, एमएसएमई और एसएमई कंपनियां। उनके लिए फंडिंग खाली पीएसयू बैंक से मिलेगी। वो ना आपके बजाज फाइनेंस, ना आपके एचडीएफसी बैंक उन्हें छुएंगे। उनकी बैलेंस शीट ताकत नहीं होगी, उनके पास सब अकाउंटिंग सिस्टम ठीक नहीं होगी। पब्लिक सेक्टर बैंक से उनको अच्छी तरह जानते हैं, सालों से उनसे डील किया है, उनको एडॉक लिमिट चाहिए तो दे देंगे। और उनकी जो, वो आज दाम में नहीं है। तो ये स्टोरी एज इट डेवलप्स, राइट, मुझे हर बार एक स्टोरी को खरीदना है बिफोर इट बिकम्स पब्लिक नॉलेज।
यस। जैसे आपने सीमेंट की बात कही बजट के टाइम में, मैंने कहा तो एक स्टोरी को पकड़ना है बिफोर इट बिकम्स पब्लिक, तभी आपको उधर ट्रू एक अल्फा जनरेशन होता है। तो मेरे लिए इस चेन में ऑफ कोर्स मेरे को इंजीनियरिंग गुड्स और इंडस्ट्रियल्स डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं, मगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो इनके कारण, और पता है आपको इन कंपनियों को लोन्स 12 13 14% पे देते हैं, तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन सोचिए इन तरह के लोन्स से, राइट। तो एक वो एक मुझे एक बहुत बड़ी निम एक्सपेंशन एंड लोन बुक एक्सपेंशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 6 9 महीने के बाद दिखती है, जो मुझे आदि खरीदना शुरू करना है। तो मेरे लिए सेकंड कॉन्ट्रा पिक जो है वो है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस। तो अच्छा किया ना इंटरव्यू कर लिए, मतलब ये भी तो पहचान में होना चाहिए ना कि कौन सा गेस्ट उस टॉपिक को हैंडल कर लेगा। तो देखो बिस्तर आज के देखो व्यूज को मैं पीएसयू था। बैंक करेक्ट हो रहे हैं, आज नेगेटिव है, अभी देखा कुछ देर पहले तो वो नेगेटिव में चल रहे थे पीएसयू बैंक इंडेक्स। चले भी नहीं है अभी तो बहुत समय से चले भी नहीं है, लगातार गिरी रहते हैं। लेकिन करेक्ट। तब रिफॉर्म्स भी तो नहीं हुए थे। अब हाँ, रिफॉर्म्स हुए हैं, अब तो ट्रिगर है। तो ट्रिगर भी तो चाहिए, कैटलिस्ट भी तो चाहिए, तो कैटलिस्ट तो आया है। अब वो दुनिया एक देखे कंज्यूमर ड्यूरेबल, दुनिया देखे ऑटो, करेक्ट। वहां पर स्टोरी कुछ और चल पड़ेगी। तो फिर वो ध्यान से रिवाइंड कर करके देखना है वाला इंटरव्यू। सुन, तो ये दो सेक्टर हो, तो सिनगुड्स वाली कंपनियां बताओ बहुत पिट रही थी। मैं तो सोच रहा हूँ आईटीसी और लिकर कंपनियां कैसे कैसे गिरी हैं। और दूसरा है ये वाला पीएसयूज। यस। तो ये दो दो सेक्टर्स आपके मन पसंद है। ये इन पे क्या करें फिर, ये ऑटोज। इसमें तो दो तरीके की बातें हो गई। एक तो ये 385 से कम की बाइकों पे टैक्स कम है, 28% से घटकर 18%। और जो उससे ऊपर वाली हैं उसके ऊपर 40%। ऐसे फिर हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर ज्यादा है। बड़ी वाली जो गाड़ियां, मिड और बड़ी वाली गाड़ियां, उनके ऊपर 40%। और जो छोटी गाड़ियां हैं उनके ऊपर 18%। तो इसको फिर अब इस इंडस्ट्री में कैसे प्ले करना होगा, और ग्राहकों पे भी तो असर नहीं पड़ेगा। ऐसे देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑटो प्लेयर्स के पास एक ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज है। तो टू व्हीलर कंपनी लीजिए, उनके पास 350 प्लस का भी बाइक्स है और भी नीचे वाला भी है। कार्स लीजिए, उनके पास बड़े कार्स भी है और छोटे कार्स भी है। तो उनकी जो एक वही कह रहा था, और मेरा मानना है ना कि ऑटो में बहुत पॉजिटिव हूं, क्योंकि इनमें जो एक डिस्काउंट सिन फैक्टर के कारण आ रहा है, वो जरूरत नहीं है। वो हायर एक्सपेंसिव गाड़ियों की बिक्री में कमी नहीं आएगी, वो भी हाँ, बिकेगी। मगर मार्केट में जो भी देख रहा है कि अरे यार इस कंपनी के पास ज्यादा हाई एंड व्हीकल्स है तो इसका नहीं चलेगा, वो भी चलेगा भैया, बिकॉज वही कह रहा हूं ना, ये हाई एंड सेगमेंट में उतना प्राइस का डिफरेंस, वेर एज मास मार्केट में प्राइस सेंसिटिव है मार्केट। एंट्री लेवल गाड़ी में क्योंकि कोई बाइक चला रहा है या उबर पे डिपेंडेंट है, वो सोच रहा है कि मेरी अपनी गाड़ी ले लूं, उसको जब ये कंबाइंड पैकेज है, क्या है कंबाइंड पैकेज, एक उसकी इनकम एक्चुअली बड़ी है मिडिल क्लास वाले की टैक्स कटौती के कारण, और दूसरी ईएमआई भी घटेगी बिकॉज लेंडर्स भी अपने तरफ से रेट कट, और सितंबर 5 आज कल से आपको सीआरआर कट लागू हो रही है। तो ये तो आपने एक और टॉपिक बता दिया। ये नहीं, तो सीआरआर कट का डेट इफेक्टिव डेट आज ही है ना, हाँ ओके। कल है September 5, जब आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया था सीआर का 1% का कटौती, उसका इफेक्टिव डेट। हाँ, सितंबर से लेकर नवंबर तक लागू होने ना, 1%। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वो सितंबर से एक्चुअल लेकर कैश नवंबर भी तक आ पूरा हो जाएगी गया। ना। तो सभी बैंक्स के हाँ, पास वो सेविंग, उसका भयंकर सेविंग है भैया, क्यों 0% इंटरेस्ट मिल रहा था उनको उस पैसे में, अब उनको जो भी लेंड कर रहे हैं उतना पूरा प्रॉफिट मार्जिन है ना। सही बात है। तो अब सीआरआर कट भी है सर, ये तो और बैंक्स जो आपने बताया था, तो बैंक्स के लिए तो एक और पॉजिटिव वाली खबर हो। सर, पर ये फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सरकार रेवेन्यू हिट लेगी, एक बार का सरकार को रेवेन्यू हिट होगा। और फिर ये भी बात हो रही है कि महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो आइटम्स हैं वो सीपीआई बास्केट का 16% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका जीएसटी कट हुआ है उन सब आइटम्स में। तो बात सही महंगाई है कम ना। होगी, लेकिन सरकार को हिट लेना पड़ेगा, रेवेन्यू हिट, बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी। हाँ मगर रेवेन्यू हिट तो उन्होंने फैक्टर कर दिया, कर निर्मला मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया ना क्या। डांट मार दी थी कल। हाँ हाँ। हाँ नहीं बट वो तो होगा से, बट फिस्कल डेफिसिट जो प्रॉमिस किया है उसको काबू में रखेंगे, हाँ, ठीक। बीच नहीं होगा। क्या है कि और भी इंप्रूवमेंट हो कर सकते थे, वो नहीं करेंगे। जो कमिटेड फिस्कल डेफिसिट का एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उनको भी पता है कि रेटिंग एजेंसी की आंखों में इस पर है, तो ये फिस्कल बैलेंस को मेंटेन करते ही जाएंगे, तो नॉट टू वरी। जो सरप्लस उनके पास है उसी से खेल रहे हैं वो, क्योंकि जो कलेक्शंस हुई है या जो भी हुई है वो उनके लिए एक सरप्लस के तौर पर है, और शायद जरूरत पड़े तो कैपेक्स को वो कट करेंगे खर्चे में। नहीं, पर फिर ये तो फिर इकोनॉमी के लिए तो फिर आप कंजम्पशन बूस्ट कर रहे हो और कैपेक्स को कट कर रहे हो। वैसे कैपेक्स का टारगेट इस बजट में भी उतना एग्रेसिवली कट नहीं किया था, ठीक था।
ठीक तो था। वो तो पूरा कर लेंगे इस बार। नहीं नहीं, वो अभी लेकिन पता नहीं ना। नेक्स्ट वो बजट में क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो अभी पता नहीं लगेगा ना। वो को आने वाले दिन में, अभी 15 सितंबर को एडवांस टैक्स की कलेक्शन आएगी। हाँ ठीक है। ठीक है। और फिर दिसंबर को आगे एडवांस टैक्स कलेक्शन आएगी। तो उससे उसको महीना लगेगा, तो दिसंबर एंड तक कैपेक्स का प्रोग्राम चालू रहेगा। हम्म। लास्ट क्वार्टर में जो भी करना है, तब वो हिसाब किताब करेंगे कि इनकम कैसी है, एक्सपेंडिचर कैसी है, फिस्कल डेफिसिट में कैसा है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट में कुछ भी एक प्रेशर दिख रहा है, तो तो लास्ट कैपेक्स नहीं क्वार्टर में करेंगे। कैपेक्स को कट करा देंगे, कट कर देंगे। ताकि वो बीट करेंगे और उसको पोस्टपोन करेंगे अगले साल के लिए। सही है। तो ये तो मेरा है कि तो गवर्नमेंट की ओर से कैपेक्स की ओर थोड़ा धीमी हो जाएगी। बट वो ठीक है, गवर्नमेंट ने इतनी साल से ज्यादा खर्चा किया है ना, तो अब वो बेटा उनको पास ऑन कर रही है। मैं भैया, हमने हमारी तरफ से जितना भी कर सके हमने कर दिया। अब तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां आप हाथ उठाओ, आप कंजम्पशन करो, आप कैपेसिटी क्रिएशन करो। तो मेरा मानना है कि कैपेक्स प्रोबेबली वो लास्ट क्वार्टर में कम कर सकते हैं, अगर इनकम टैक्स और जीएसटी के कलेक्शंस में बहुत भारी एक गिरावट आई तो। ये अगर मैंने जब बजट में आपसे ये पूछा था तो तब भी आपका हमने ये बोला था कि कैपेक्स बहुत साल करके देख लिया सरकार ने, और अब कंजम्पशन के ऊपर वो अपना इंक्लिनेशन लेकर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। कोई कंजम्पशन को बूस्ट करने के ऊपर रणनीति बनाई है इस पूरे साल के लिए, यही किया सरकार ने। और यस। फिर कैपेक्स से थोड़ा हाथ खींचना पड़ेगा इसलिए थोड़ा सा थोड़ा, माइनर। नहीं नेचुरली वो होता है, उनके हाथ में नहीं है वो। जितना इनकम टैक्स और जीएसटी की कलेक्शंस आती है, उस हिसाब से वो उस तरफ का बैलेंस शीट मैनेज करेंगी। वो आज ही कमिट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर बहुत जबरदस्त कलेक्शन आ गए, तो जैसे वॉल्यूम कैन ऑलवेज मेकअप फॉर द मार्जिन ड्रॉप ना। अभी जीएसटी कटौती होगी, अगर वॉल्यूम हो गई, बढ़ गई, तो जीएसटी कलेक्शन भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। मगर वो आने वाले दिन ही बताएंगे आपको। आज हम यहाँ बैठकर वो नहीं कह सकते कि ये करेंगे वो करेंगे। डेटा बेस्ड होगा। मगर मेरे ख्याल में उनके पास जो अस्त्र है वो है, कैपेक्स को कंट्रोल करके हम्म। फिस्कल डेफिसिट को डेफिनेटली मीट करेगी, ताकि रेटिंग एजेंसीज में कोई एक शंका न हो, डाउट्स न हो कि पॉजिटिव मैसेज है। वो है। और सर मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम तो ये सोच रहे थे मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी दिवाली पे गिफ्ट देंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई लग जाएगी। ये तो 100 पॉइंट भी नहीं चढ़ी। तो अभी क्या करना चाहिए, ऑल टाइम हाई लग जाएगा दिवाली पे? अरे गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर। अरे वो गोरे वाले के हाथ में ना, वही कह रहा हूं मैं। हम एफआईएस के बिना, और मैंने एक कमेंट डाला था आपके किसी और शो में भी, कि मार्केट की हालत है। वो अजीत वाला डायलॉग है, याद है आपको? अजीत एक विलन होता था हाँ, हिंदी पिक्चर में। जिनके घर खुद शीशे के बने हाँ, तो वो उसकी एक और स्टेटमेंट थी कि इस हीरो को लिक्विड ऑक्सीजन में डुबा दो। हो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो हमारी मार्केट की हालत ऐसी है कि एफआईआई सीधे बढ़ने नहीं दे रहे और डीआई सीधे गिरने नहीं दे रहे। तो क्या है कि हमारी मार्केट की तरक्की जब आएगी, जब एफआईआई अपना रुख बदलते हैं। और उसके लिए क्या होगी, ट्रिगर्स देते हैं ना, इतने ब्रोकर्स जो उनको एडवाइस करते हैं, इतना पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं, उसके बावजूद वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि चीज क्या है पता है आपको? उन्होंने इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी, ये 6 साढ़े 6 की छोड़िए, वो देख रहे हैं कि क्या इंडिया 8% की ग्रोथ लेवल पे जा सकती है। और उस जर्नी में ये ट्रम्प के टैरिफ ने आके दाग डाल दिया। राइट। तो वो मेरे लिए एफआईएस अभी थोड़ी पॉजिटिव आ सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ा रिवर्सल ऑफ द एफआईआई ट्रेंड जो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, वो होगा जब उस ट्रम्प और इंडिया के जो 50% टैरिफ में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आती है। क्योंकि वो आज के जीडीपी में ज्यादा असर नहीं आएगा ट्रम्प का टैरिफ का, और ये जीएसटी ने उसको भी कॉम्पनसेट कर लिया है। तो समझिए कि हमारी ग्रोथ की बात ये 6.5 का तो काबू रखेगी अगले साल 2 साल। मगर एफआईएस ने इंडिया को ये साढ़े साढ़े 6 को लेकर नहीं खरीदा है। उन्होंने एक उभरती हुई इकोनॉमी जो 8 पार करेगी और विकसित भारत की ओर जाएगी, उसी को खरीदा है ना। वो कॉन्फिडेंस उनको आना है। और मेरा मानना है कि एक कड़वी सच, कि बिना अमेरिका के परचेसिंग से हम आगे 8% लेवल नहीं टच कर सकते। 6 साढ़े 6 से नीचे हम गिरने पे ढूंढ तो रहे ना ऑल्टरनेटिव मार्केट्स, गए तो थे एससीओ समिट इतना सक्सेसफुल रहा, विजुअल्स भी तो अच्छे अच्छे आए, टेंशन होगी डोनाल्ड ट्रम्प को हम उस 8% बातें। तक की ग्रोथ नहीं पा सकते हैं रजत जी। ऐसी मार्केट ही नहीं है फिर अमेरिका जैसी जो इतने आसानी से हमारे पूरे प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है अमेरिका। उनका पर कैपिटा इनकम $90,000 है, हमारा $3,000 है।
हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, वो ऐसी महंगी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जो है अमेरिका, वो जरूरत है। तो मेरा मानना है कि ये सिचुएशन से हमें एक एक क्लैरिटी की जरूरत है। तभी एफआईएस वो फ्यूचर इंडिया ग्रोथ स्टोरी को लेकर आ सकते हैं, वही जस्टिफाई करेगा हमारी जो वैल्यूएशन की स्थिति है। क्या हो गया ना, डीआईएस खरीदते खरीदते मार्केट को गिरने भी नहीं दिया। तो क्या है कि मार्केट मार्केट ऑलवेज वो 22 पीई के लेवल पे ही अटक गई है। तो नहीं, पर फिर सर अमेरिका के लिए भी तो अपना बाजार भारत ही है ना, चाइना में थोड़ी जाके बेचेंगे। उनके पास चाइना के तो प्रोडक्ट, अमेरिका के कहाँ चलते हैं, कौन से चाइना में प्रोडक्ट चलता है। व्हाट्सएप भी हमारे यहाँ पर चल रहा है, यूट्यूब भी हमारे यहाँ पर ही है। जितने भी देखो अमेरिका के ज्यादा प्रोडक्ट्स तो इंडिया में है। मार्केट तो बाजार तो इंडिया पे ही है। नहीं भैया, भैया हमारा 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, चीन का 19 ट्रिलियन का इकोनॉमी है भैया। तो आप क्या कह रहे हैं, आपको उनको चाइना से 4 गुना सेल्स मिलता है हमारे खिलाफ। इंडिया फ्यूचर में मार्केट है, मगर इंडिया में वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ लोग ही उनके प्रोडक्ट्स खरीदने लायक उनका इनकम है भैया। 90% लोगों का इनकम वो प्रोडक्ट, महंगी प्रोडक्ट को कैसे, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $30 पर आवर है। चाइना का 4 के करीब है, हमारा 1.5 के करीब है। तो वो $30 पर आवर के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हम कैसे खरीद सकते हैं। हम इसीलिए वो अग्री को ओपन करना, डेयरी को ओपन करना, इसीलिए उसके ऊपर पड़े थे, क्योंकि वहां पे उनको मैकेनाइजेशन के कारण उनके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है। कॉर्न लीजिए, सोया सोया जो भी है। मगर वहां पे तो हम अलाउ नहीं कर सकते, यह पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है हमारे लिए। और हमारे देश के 60-70% लोग तो अभी भी रूरल में काम करते हैं, उनकी नौकरी, उनकी इनकम्स की बात है। तो वो हार्ड लाइन है, रेड लाइन है हमारे लिए। तो अमेरिका क्या है ना, जी देखिए, चाइना को सब्स्टिट्यूट करने वाली देश अमेरिका, इंडिया ही हो सकती है, राइट। मगर क्या है कि ये ट्रम्प के नोबेल प्राइज के चक्कर में ये रशिया का प्रॉब्लम बीच में आके अटक गया। सिंपल सी बात है, कुछ और नहीं है। नहीं तो हम्म। 6 महीने पहले तो हम तो क्वाड के अंदर एंटी चाइना फोर्स, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये की बात हो रही थी। और मोदी और ट्रम्प की दोस्ती की बात हो रही थी, और 190 बिलियन से 500 बिलियन जाने की बात हुई थी। झट में बदल गया कैसे, क्योंकि ट्रम्प को, ओबामा को मिला नोबेल प्राइज, तो मुझे मिलना है। तो जो भी उसको समर्थन नहीं दे रहा था, जैसे हमने नहीं दिया उनको, हमने उनको इंडिया पाक वॉर में उनको हाथ दखल नहीं करने दिया, हमने उनको कुछ भी एक सपोर्ट नहीं दिया कि प्राइज के लिए। और वो चीज है, शायद ये एक मोर इंडिविजुअल, एक ईगो की बात है, राइट। नहीं तो अमेरिका के अंदर ही कितने वॉइसेस उभर रहे हैं कि आप इंडिया से ऐसा बहुत क्या धोखेबाजी कर रहे हैं। इतने सालों से आपने उनको बिल्डअप किया एज अ फ्रेंड, और सडनली आप अभी लात मार रहे हैं उनके ऊपर। तो अपोजिशन बहुत है अमेरिका में भी। मगर मेरा मानना है कि ये नोबेल प्राइज की डेट अभी October 13 to 18 में डिसाइड हो जाएगी। ये तो बड़ी जल्दी आ गई सर। ये तो बहुत ही जल्दी आ गई, ट्रेड डील हो जाएगी अक्टूबर तक क्या फिर। तो नोबेल प्राइज मिले या ना मिले, अब वो, अगर वो गया तो अभी अगले साल का ही नोबेल प्राइज बाकी। अरे भैया फिर तो ये अक्टूबर से पहले पहले ही कर दो, ये वाला मामला निपटा दो किसी से। अब तो डोनाल्ड ट्रम्प बहुत फोन करेंगे, पिछली बार तो 4 ही करे थे, इस बार तो ज्यादा ही करेंगे। तो बात वो है, तो यही मैं कह रहा हूं कि एफआईएस की वापसी में क्या है कि 2-3 चीज है। एक ये बताया मैंने, दूसरी बात है कि चीन का मार्केट हमारे आधे पे चल रहा है। अच्छा। तो क्या है कि उनको चीन में जो भी स्टिमुलस कुछ बात करते हैं तो उधर बढ़ते हैं, तो वहां पे इतना डाउन है मार्केट, तो उनको लगता है कि आसानी से प्रॉफिट बन जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है हम्म। कि उससे और नहीं नीचे गिर सकता। वो एक चीज है। साउथ कोरिया की भी सिमिलर हालत है, उधर भी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तीसरी बात है कि यूएस के अंदर ही उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है ना इन स्टॉक मार्केट में। तो अगर अभी रेट कट का माहौल बन गया, तो क्या होगा कि एक इमर्जिंग मार्केट की पूल बढ़ेगी, और उसमें चाइना को ज्यादा शेयर जाएगा, बट हमारे लिए भी शेयर बढ़ सकता है। और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा 16.9% शेयर है। हम्म। तो अगर पैसिव फ्लोस बढ़ते हैं तो 100 रुपए के अंदर 17 रुपए तो हमें मिलनी चाहिए। हम्म। तो वो एक फेड का रेट कट एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, जिससे एक इमर्जिंग मार्केट रिस्क ऑन फ्लोस आ सकते हैं, तो हमें हमको हमारा हिस्सा मिल सकता है। सेकंड, कुछ भी नेगेटिव न्यूज चाइना या साउथ कोरिया के बारे में हो जाए तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा। तीसरी बात है, जैसे मैंने कहा, इस टैरिफ के सिलसिले में कुछ ना कुछ एक ग्रीन लाइट या कुछ सिग्नल दिखने की जरूरत है। और फोर्थ मैं कहूंगा कि इस अक्टूबर में एफआईआईएस की एनालिस्ट जो होते हैं, वो इस साल से को छोड़कर
FY 27 को डिस्काउंट करने की शुरुआत करेंगे। तो क्या होता है, वो टाइम करेक्शन ऑफ द पीई हो जाएगा ना। तो एक अगर इवन नेक्स्ट ईयर का नॉमिनल जीडीपी अगर 10% मान लीजिए ब्रॉडर, राइट, तो 22 पी का ऑटोमेटिकली 10% कम होकर 20 पी आ जाएगा, तो इंडिया और भी थोड़ी रीजनेबल लगने लगेगी। तो अक्टूबर से भी एक मेरे को डायरेक्शन दिख रही है, ऐसी बात। सेकंड बात है कि एफआईएस ने भी देखा, और जो हमें भी पूछना चाहिए क्या है, जीडीपी के ग्रोथ 7.8 आ रही है, अरे ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? समझ रहे? पिछले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ आया, उसके पहले अर्निंग्स आ गई, अर्निंग्स से रिजल्ट ठीक नहीं था, मगर जीडीपी तो एकदम से 7.8 दिख रही है। तो कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट है कि जीडीपी ग्रोथ स्टॉक मार्केट कंपनियों में फिल्टर नहीं हो रही है, राइट। तो ऐसा वैसा ही ये भी जीएसटी का जो बात हो रही है कंजम्पशन की, एफआईएस वेट करेंगे कि भैया मुझे ईपीएस में दिखाओ। ये सब फलाना फलाना बड़ी बात, मॉनसून अच्छी है, गवर्नमेंट ने रेट कट किया, ये क्या, ये सब बातें अच्छी है। ईपीएस में अल्टीमेटली मेरे को नंबर में दिखना है, और वो नंबर कब दिखेगी? जनवरी के अर्निंग सीजन में ही शुरू होगी। क्यों? क्योंकि दिवाली अक्टूबर 23 को है, तो उसके जो रिजल्ट है, और क्रिसमस उसके बाद है, ये सब आपको जनवरी 10 से जो रिजल्ट सीजन शुरू होती है वहां पे भी देखेगी कि क्या सचमुच में ये कंजम्पशन की ग्रोथ स्टॉक मार्केट ईपीएस की ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कुछ मिनटों पहले कि ये कंपनियां पूरा पास ऑन नहीं करेगी, थोड़ा बहुत अपना मार्जिन पे भी प्रोटेक्ट करेगी, और एफआईएस भी यही देखेंगे कि क्या वो हो रहा है। उनको नहीं चाहिए कि सब पास ऑन कर दिया, वॉल्यूम ग्रोथ हुई मगर मार्जिन में कटौती हो गई, राइट। तो उनको क्या, अल्टीमेटली उनको ईपीएस से लेना देना है। तो ये बात भी देखने की जरूरत है, और वो हमें पहले पता नहीं चलेगा। पहले क्या पता चलेगा? दिवाली के नंबर बताएंगे, अरे नंबर सेल्स बहुत बढ़िया हुआ, धमाका फेस्टिवल, ये वो टॉप लाइन की बात है। मगर बॉटम लाइन की डेटा आपको जनवरी 10 की अर्निंग सीजन से आई। तो मेरा एफआईएस की वापसी में एक अक्टूबर वाली टाइम करेक्शन वाली वापसी, और उसके ग्लोबल बाद प्राइस। जनवरी में ईपीएस ग्रोथ से दिख रही है वापसी। तो अनलेस ये बाकी जो चीज मैंने कहा, तो ये 50% में कुछ राहत, या आपको चीन के मार्केट में कुछ नेगेटिव खबर जिसके कारण वो इंडिया की ओर अपना रुख बदल सकते हैं, ये आके एक पॉजिटिव अपट्रिंग दे सकते हैं। मगर हमारे मार्केट को चलने के लिए जितना भी हम एंटी अमेरिका बात करें और एंटी एफआईआई बात करें, एफआईएस की समर्थन की जरूरत है मार्केट को नई लेवल्स पे पहुंचना, और देश की तरक्की के लिए अमेरिका जरूरी है। आज मैं बहुत अनपॉपुलर रहूंगा ये कहने के लिए, क्योंकि देश में अपना खून उबल रहा है कि ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कर दिया, ये कह दिया, हमने ये कर दिया, बहुत गुस्सा है हमारे अमेरिका के ऊपर। मगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे और रियलाइज करेंगे कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी का बायर अमेरिका ही एक बड़ा देश है। 30% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एक ही देश के पास है भैया। तो इसलिए तो आप अच्छे लगते हो सर, मतलब आप बिल्कुल बेबाक तरीके से बोल देते हो, आप किसी को सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, लेकिन है अमेरिका इंपॉर्टेंट तो मिल बांट के चलना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, देखते हैं मोदी सरकार कैसे निकालती, प्रधानमंत्री मोदी कैसे निकालते हैं, इस चक्रव्यूह से भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जाते जाते सर, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टेड हैं, कोई आज तो हिस्टोरिकल मोमेंट है इंडिया के लिए, तो ठीक है, अच्छी खबर देखी सुबह, अच्छे खुल गए, बहुत मजा आया। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अब गोइंग फॉरवर्ड, एकदम से तो सुपर रॉकेट स्पीड से तो स्टॉक नहीं चल रहे हैं, लोगों के लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं। नहीं, नेचुरली तो क्या है कि एक तो जो कहते हैं ना, बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट। हम्म। तो बाय ऑन द एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी रनअप तो हो चुकी थी, तो हम्म। आज एक्चुअल डिटेल आ गया, तो नेचुरली वो एक किसी ने उम्मीद किसी चीज पर रखी होगी, वो नहीं हुआ होगा, ऐसे एक रीएडजस्टमेंट तो डेट आज होता है। बट ओवरऑल उनको ये मन में रखना है कि ये एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। जो टैरिफ की जो भी उलझन आई थी उसके कारण उसको निपटने वाली शक्ति इसमें है, और इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए एक गवर्नमेंट का एक प्रो बिजनेस, प्रो जीडीपी ग्रोथ की आउटलुक साफ दिख रही है। और ऐसे एक सपोर्टिव गवर्नमेंट, मॉनसून भी सपोर्टिव है, तो आने वाले दिन में खबर सब अच्छी है, कोई बुरी खबर नहीं है। दाम तो प्राइस वर्सेस वैल्यू का आगे पीछे जो चलता रहेगा। तो हर हर चीज में मैं कहूंगा कि जब ओवरऑल सिचुएशन अच्छा लग रहा है, तो आप कॉन्ट्रा में थोड़ा बिलीफ रखिए, क्योंकि
अच्छे स्थिति में जो अच्छी है वो बहुत ज्यादा चल जाती है। वो है नेचुरल मार्केट की एक फोर्सेस। तो आप एक डाइवर्सिफिकेशन मन में रखिए। कंप्लीटली खाली जो ग्रोथ दिख रही है उसी में मत डालें। आप एक डाइवर्सिफाई करके थोड़ा कॉन्ट्रा बेट्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, नंबर वन। सेकंड कॉन्ट्रा स्टाइल होता है स्टैगर करना अपना इन्वेस्टमेंट्स को। ऐसा ही। ऐसा भी नहीं, अपने लमसम को ही आप 3 महीने 6 महीने में स्टैगर करके लगाएंगे ना, तो आपको क्या है कि एक आगे पीछे जो करेक्शन वॉलिटिलिटी होती है उसका जो रुपी कॉस्ट एवरिंग की बात होती है वो आप अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को कायम रखिए कि बाय ऑन डिप्स या बाय इन स्टैगर्ड पोर्शन। डाइवर्सिफिकेशन को मन में रखिए। और डाइवर्सिफिकेशन में खाली इक्विटीज नहीं, मैं कहूंगा कि गोल्ड एंड सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि रेट कट होगा, ये सब होगा, ये सब पॉजिटिव्स है गोल्ड और सिल्वर की दाम में। तो मैं कहूंगा कि मल्टी एसेट फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, ऐसे डाइवर्सिफाइड फंड्स में आप अपना पैसा लगाने से आपको एक फंड मैनेजर की एक स्किल ऑफ स्टॉक पिकिंग भी आपके बेनिफिट में आ जाएगी। और एक डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि मल्टी कैप में लार्ज मिड स्मॉल दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। सिमिलरली मल्टी एसेट में आपको गोल्ड भी सिल्वर भी होता है, थोड़ी डेट भी होती है, थोड़ी इक्विटी भी होती है। तो ये दो फंड अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं, एक मल्टी कैप और एक मल्टी एसेट अगर आपने जोड़ दिया तो वो एक सेफर मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए अच्छी एक लॉन्ग टर्म के लिए है। इंडिविजुअली आप खरीद रहे हैं और आप सेक्टरल एलोकेशन कर रहे हैं तो एक कॉन्ट्रा बेट को आप में रखिए। ठीक है। राइट। सुनील सर, बहुत शुक्रिया थैंक आपका यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के दिन। थैंक्स फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। थैंक यू।